हरिओम। हो गया, आवाज आई? चलिए, नमो नमः। तो आज हमने अभी तक राशियों का सामान्य परिचय पढ़ा। राशियों के विषय में थोड़ा विषय बच गया है, उसको करते हुए हम क्रमशः आगे की तरफ अपने सिलेबस के अनुरूप चलेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे नक्षत्र टोटल हैं 27 नक्षत्र हैं, और यह जो 27 नक्षत्र हैं, प्रत्येक नक्षत्र में कितने चरण हैं? तो 4 चरण हैं। तो इन नक्षत्रों का राशियों में विभाजन किस प्रकार से हुआ है, किस राशि के में कितने नक्षत्र होते हैं, इससे कभी कभी प्रश्न बनता है। तो सामान्य सा हम परिचय पढ़ते हुए चलेंगे कि 27 नक्षत्र हैं। प्रत्येक नक्षत्र में यदि 4 चरण होते हैं तो हमको प्रत्येक नक्षत्र को जब हम 4 से, टोटल 27 नक्षत्र को 4 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास जो टोटल चरण आएंगे वो कितने आएंगे? 108 चरण आएंगे। अब इन टोटल 108 चरणों को, जो नक्षत्र चरण हैं, उन नक्षत्र चरणों को यदि हम बांट दें 12 राशियों में, कितनी राशियों में? 12 राशियों में, तो हम जानते हैं 108 को यदि हम 12 से भाग करेंगे, यानी 12 राशियों में बांटेंगे, तो हमारा भागफल कितना आएगा? 9 आएगा। ठीक है, तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि एक राशि में नक्षत्र के 9 चरण हमको प्राप्त हुए। और यह जो 9 चरण है, इनकी गणना हम कहां से करेंगे? तो अश्विनी से करेंगे। और राशि पहली कौन सी रहेगी? मेष राशि रहेगी। देखिए, आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर अब 9 चरण लिए, तो अश्विनी पहला नक्षत्र है, तो अश्विनी में कितने चरण हैं? 1 2 3 4। तो हमको एक राशि में कितने चरण लेने हैं? 9 चरण लेने हैं। तो हम आगे क्रमशः गणना करते चले जाएंगे। फिर 5 6 7 और 8 और 9। इससे क्या स्पष्ट हुआ? इससे यह स्पष्ट हुआ कि अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण, भरणी नक्षत्र के 4 चरण और कृत्तिका नक्षत्र का 1 चरण। अच्छा, आपसे क्या प्रश्न पूछ सकता है वह आपको ध्यान में रखना है। आपसे अधिकतम प्रश्न पूछ सकता है कि एक राशि में नक्षत्र के कितने चरण होते हैं। यूजीसी नेट में इससे अधिक आगे का प्रश्न आपसे नहीं पूछेगा। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि 9 नक्षत्र चरणों की एक राशि, टोटल नक्षत्र में कितने चरण हैं? तो 108 नक्षत्र के चरण हैं। कैसे निकालेंगे? तो 27 को हम 4 से गुणा कर देंगे तो 108 चरण हमारे आ जाएंगे। स्पष्ट हो गया? इसी प्रकार से देखिए, मेष राशि, फिर वृष राशि में भी 9 चरण, मिथुन राशि में भी 9 चरण, कर्क राशि में, सिंह राशि में, इसी तरह क्रमशः हम मीन राशि तक जाएंगे तो 9 चरण नक्षत्रों के हो जाएंगे। नक्षत्र के स्वामी इत्यादि की चर्चा हम जब नक्षत्र वाला प्रकरण पढ़ेंगे तब वहां पे इस सब की चर्चा की जाएगी। अब एक बहुत महत्वपूर्ण इससे प्रश्न बन चुका है, पुराने प्रश्न पत्रों में इससे प्रश्न बन चुका है। क्या प्रश्न बन चुका है? कि जो हमारा काल पुरुष है उसमें किस किस स्थान पे किस किस राशि को शरीर का कौन सा अंग प्रदान किया गया, अथवा यूं कह लें किस अंग पे किस राशि का आधिपत्य है। तो हम देखेंगे, श्लोक बोलते हैं, शीर्षानने तथा बाहु हृत्योड़कतिवस्तयः गुह्यूर्युगले जानु युगमे वैजंघके तथा चरणौ दौ तथा मेषात् गेयाः शीर्षादयः क्रमात्। मेषात् गेयाः, मेष राशि से हम लोग क्रमशः जानेंगे। तो क्या बोला? शीर्षानने तथा बाहु हृत्योड़कतिवस्तयः गुह्यूर्युगले जानु युगमे वैजंघके तथा चरणौ दौ तथा मेषात् गेयाः शीर्षादयः क्रमात्। आप यहाँ पे एक देख रहे होंगे बना हुआ है, वहां पे राशि का विन्यास किया गया है काल पुरुष के अंगों में। तो क्रमशः मेष राशि, वृष राशि, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु,
मकर, कुंभ और मीन से क्या तात्पर्य निकलता है कि शीर्ष में मेष राशि का आधिपत्य है। शीर्ष स्थान में किस राशि का आधिपत्य है? मेष राशि। इसको हम कुंडली में भी ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे क्या है? शीर्ष, मुख, बाहु, हृदय, उदर, कटी, बस्ती, गुह्य, उरु, जानु, जंघा और चरण। क्रम से मेष राशि से प्रारंभ करिए आप, तो सबसे पहले क्या है? शीर्ष। मेष राशि को कौन सा स्थान दिया? शीर्ष। फिर उसके बाद दूसरा मुख, आनन। तो आनन प्रदेश में हमारा यह सारा पूरा जो हिस्सा है पूरा आनन प्रदेश में आ जाता है। पुनः मिथुन राशि को बोला बाहु। मिथुन राशि का स्थान क्या दिया? बाहु। उसके बाद बोला हृत्क्रोड। हृत मतलब हृदय, ठीक है। तो हृदय प्रदेश जो है उस किसका है? कर्क राशि का है। पुनः उदर प्रदेश किसका है? सिंह राशि का है। और कटि प्रदेश किसका है? कन्या राशि का। और बस्तेंद्रिय जो हमारी होती हैं वह किसका स्थान है? तो वह तुला राशि का है। और हमारी जो गुह्येंद्रिय होती हैं उनका स्थान दिया वृश्चिक राशि को। पुनः उरु जो हमारे गुह्येंद्रिय इत्यादि के नीचे का भाग है वह किसका है? धनु राशि का है। पुनः जो हमारा घुटने वाला भाग है, ये वाला भाग है, वो किसका है? मकर राशि का है। और जो जंघा प्रदेश, इसको बोलते हैं जंघा प्रदेश संस्कृत शास्त्र में, इसको नहीं। तो जो जंघा प्रदेश है वह क्या है? कुंभ राशि। और मीन राशि हमारी चरण स्थानीय राशि है। मेष राशि के मीन राशि हमारी क्या है? चरण स्थानीय राशि है। चलिए एक बार इसका अभ्यास कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। चलिए तो आप लोग भी अभ्यास करिए साथ में। तो पहली राशि शीर्ष, दूसरी मुख। इतना ध्यान रखना है हमारे शरीर में किस अंग के बाद कौन सा अंग आता है। और एक एक राशि आप क्या करिए? उसी क्रम से बिठाते चले जाइए। शीर्ष, मुख, बाहु, हृदय, पुनः हमने क्या बताया? उदर, फिर कटी यानी कमर का भाग, बस्ती, गुह्य प्रदेश, फिर उरु, जानु, जंघा और चरण। यह क्रम से क्या हो गए? काल पुरुष का अंग विभाग हो गया। पिछले 3 या 4 वर्षों में इससे 2 बार प्रश्न बन चुके हैं, अतः निश्चित रूप से आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसको नोट करके आप सभी लोग रखिए। पुनः हम आगे देखते हैं, राशियों की आकृति क्या है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सी राशि की आकृति क्या है? इसको देखिए। तो आचार्य कहते हैं, वराह मिहिराचार्य जी, मत्स्यौ घटीन मिथुनम सगदम सबीड़म चापी नरोश्व जघनो मकरो मृगास्यः तौली सस्य दहना प्लवगा च कन्या शेषाः स्वनाम सदशाः खचराश्च सर्वे। खचराः के तो ग्रहाः, आकाशे भ्रमन्ति ते ग्रहाः। तो खचराः स्वनाम सदशाः, अपने नाम के सदस्य सभी हैं। तो जो राशियां हैं, खचराः राशियां। तो कहते हैं मत्स्यौ। मत्स्यौ से तात्पर्य क्या है? तो द्विवचन का प्रयोग किया, तो इसका तात्पर्य क्या निकलता है कि 2 मत्स्य यानी मछलियां। यहां खचर से तात्पर्य लिया राशियों से, तो मत्स्य यानी 2 मछली। तो 2 मछली कैसी? कहते 2 मछलियां ऐसी जिनका अन्योन्यम मुख पुच्छ संयुतम,
दोनों, एक का मुख दूसरे की पूंछ के पे और दूसरे का मुख दूसरे की पूंछ पे। तो ये क्या हुआ, मीन राशि का स्वरूप हुआ। फिर कहते हैं घटी। तो घटी, कुंभ राशि में आप देखेंगे तो एक व्यक्ति जो है घड़े को धारण किया हुआ है। तो घटम धारयति यह सह घटी, जो घट को धारण करे वह घटी। तो जो कुंभ राशि का स्वरूप है उसके लिए बोला कि घट को धारण किया हुआ कोई पुरुष, ऐसा स्वरूप उसका बताया। फिर बोला मिथुनम, कस्य मिथुनम, तो नृमिथुनम, पुरुष का, पुरुष युगल का जोड़ा। तो यहाँ पे एक पुरुष और स्त्री का जोड़ा है, नृमिथुनम। मिथुन राशि को आप देखते होंगे, दो लोगों का जोड़ा, ठीक है। फिर कहते हैं सगदम सबीड़म, और कैसा है वह, सगदम सबीड़म, गदा और बीड़ा को धारण किए हुए, ऐसा। फिर कहते हैं चापी, चापी नरुश्व जघनः। तो अश्व से हम जानते हैं या चाप से हम जानते हैं धनु राशि, धनु मतलब होता है धनुष। तो धनुष, धनु राशि का स्वरूप क्या है, कहते चापी नरः अश्वजघनः। कैसा, तो चापी नरः अश्वजघनः, चाप को धारण करने वाला कोई चाप पुरुष होगा, चाप को धारण करने वाला पुरुष, और उसका जघन प्रदेश जो है, नीचे का प्रदेश कैसा है, अश्व का है ना। नीचे का प्रदेश कैसा है, अश्व का है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ एक पुरुष जो है धनुष को लिए हुए है और उसका नीचे का प्रदेश किसका है, अश्व का है। फिर कहते हैं मकरः मृग आस्यः, मृग मतलब होता है हिरण, तो मृग, आस्य मतलब होता है मुख। तो मकर राशि का स्वरूप कैसा है, मृग का मुख होगा और बाकी का जो उसका प्रदेश होगा किसका होगा, जो है मकर का, मगरमच्छ का होगा। फिर बोलते हैं तौलीस सस्य दहना, प्लवगा च कन्या, कन्या राशि का स्वरूप बोलते, सॉरी तुला राशि का स्वरूप बोलते हैं तौली, मतलब तुला को धारण किया हुआ कोई पुरुष, ऐसा स्वरूप बोला। फिर कहते कन्या कैसी होगी, कहते सस्य दहना प्लवगा, नौका पे स्थित कन्या और जिसके एक हाथ में सस्य है और एक हाथ में दहन यानी अग्नि होनी चाहिए, ठीक है, और किस पे बैठी हो, नौका पे, ऐसा उसका स्वरूप बोला प्लवगा। प्लवगा बोलते छोटी नौका को। और बाकी के जो ग्रह बच गए उनका स्वरूप उनके नाम के सदृश ही है, जैसे मेष, सिंह, वृष इत्यादि जो राशियां हैं उनका स्वरूप हम वैसे ही जानेंगे। प्रायः आपको एक श्लोक ध्यान में रखना है या स्वरूप ध्यान में रखना है, इससे प्रायः प्रश्न बनने की संभावना बहुत कम है। अब चलते हैं हम ग्रहों के विषय में थोड़ा पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप भी जानते हैं ज्योतिष शास्त्र में इन नवग्रहों की चर्चा की गई है, क्रम से सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। उसमें भी अलग अलग प्रकार के जो है विभेद बताए गए हैं, वो क्रमशः हम आगे पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं ग्रहों का, जो कौन सा ग्रह की क्या संज्ञा दी गई, प्रत्येक क्षेत्र में क्या संज्ञा दी गई, आपके शरीर में जो सत्व इत्यादि है, मन इत्यादि है, उसमें उनकी क्या संज्ञा, क्या स्थान उनको दिया गया, और जो राजत्वादि अधिकार दिए गए उनमें उनको क्या स्थान या संज्ञा दी गई, यह सब हम देखते हैं। तो सबसे पहले प्रत्येक ग्रह का हम देख लेते हैं, एक एक ग्रह का। तो कहते हैं राजा रवि शशिधरश्च बुधः कुमारः सेनापति क्षितिसुतः सचिवौ सितेज्यौ भृत्यस्तथा तरणिजः सबला ग्रहाश्च कुर्वन्ति जन्म समये निजमेव रूपम। ये जो ग्रह हैं इनमें कौन सा ग्रह राजा का स्थान को धारण करता है, ग्रहों में कौन सा जो है स्त्री जो है धारण करता है, कौन सा सचिव है, कौन किस किस संज्ञा को धारण करता है, वह हम देखेंगे। तो बोला राजा रवि शशिधरश्च, तो राजा जो नृपस्थानीय जो दो ग्रह हैं, बोला सूर्य है और कौन है, शशिधरः शशधरश्च।
यानी चंद्रमा। तो ये राजा संज्ञक हो गए। फिर बोला कुमार संज्ञक कौन है, तो राजकुमार संज्ञक है कौन सा ग्रह है, तो बुधः। बुध की संज्ञा क्या दी, राजकुमार। फिर कहते हैं सेनापति ही, हाँ, सेनापति ही क्षितिसुतः। तो सेनापति कौन है, क्षितिसुतः। तो क्षिति, अच्छा अच्छा ठीक है, और दूसरा कोई कलर ले लेते हैं। वाइट, ठीक है, अभी दिख रहा होगा। हाँ, फिर से एक बार देख लेते हैं, नहीं दिख रहा है तो राजा जो राज संज्ञक ग्रह बोले, राजा नृप संज्ञक ग्रह बोले, सूर्य हो गया और चंद्रमा हो गया। पुनः बोला बुधः कुमारः, तो बुध हो गया। फिर कहते सेनापति क्षितिसुतः। क्षितिसुतः, क्षिति मतलब पृथ्वी और सुतः, तो पृथ्वी के पुत्र की संज्ञा किसको दी गई, साथ में जहां जहां पे जिन जिन ग्रहों के पर्याय या राशियों का पर्याय शब्द आते जाएं, आप अलग से एक पृष्ठ में नोट करते जाइए, इससे आपको बाद में उसको अलग से नोट करने की आवश्यकता ना पड़े, आप उसको लिखते जाइए। तो क्षितिसुतः यानी मंगल, तो सेनापति किसको बोला, मंगल को बोला। सेनापति क्षितिसुतः सचिवौ सितेज्यौ, और सचिव यानी मंत्री, तो सित से हुआ शुक्र, है ना, सित से क्या हुआ, शुक्र, और इज्ज से हुआ गुरु यानी बृहस्पति। आई बात समझ में, सचिवो सितेज्यौ, सचिव यानी मंत्री जो है वो कौन से दो ग्रह हैं, तो सित यानी शुक्र और इज्ज मतलब बृहस्पति। ठीक है, चलिए अब कहते हैं भृत्यस तथा तरणिजः सबला ग्रहाश्च। तो शनि को बोला भृत्य, ठीक है, भृत्य, ऐसे प्रेष्यः सहस्रांशुजः, और दूसरी जगह चर्चा आई है, तो भृत्य जो है वो किसको बोला, शनि को बोला, और राहु केतु भी शनिवत ही माने जाएंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो हम फिर से एक बार देख लेते हैं, राजा रवि शशिधरश्च बुधः कुमारः, जो नृप संज्ञक दो ग्रह हैं, सूर्य है और चंद्रमा है। फिर बुध क्या है, कुमार संज्ञक है। फिर सेनापति क्षितिसुचः, तो क्षितिसुतः यानी मंगल, मंगल क्या है, सेनापति है। सचिवौ सितेज्यौ, जो सचिव संज्ञक ग्रह हैं, सित यानी शुक्र और इज्ज यानी, से तात्पर्य क्या हुआ, बृहस्पति। फिर कहते हैं भृत्यस तथा तरणिजः, तरणिजः यानी शनि क्या है, भृत्यः यानी भृत्य संज्ञक है। चलिए अब क्रमशः आगे चलते हैं इसी में। अब किस ग्रह का की दिशा क्या होगी, तो कहते हैं प्राच्या दिशा रविसित कुजराहु यमेन्दु सौम्य वाक्पतयः क्षीणेन्द्वरकयमाराः पापास्तैः संयुतः सौम्यः। जैसे हमने राशियों में पढ़ा था, दिशाओं की चर्चा की गई थी 4 दिशाओं में, परंतु यहां हम जब ग्रहों में पढ़ रहे हैं तो उन दिशाओं की चर्चा किसमें की गई है, 8 दिशाओं में की गई है ना। चलिए देख लेते हैं एक एक को। तो कहते हैं प्राच्या दिशा, तो हमारा पूर्व ये मान लीजिए, पूर्व ये हो गया, तो ये कौन सा कोण हुआ,
आग्नेय कोण हुआ, फिर ये क्या हुआ, दक्षिण हुआ, फिर ये क्या हुआ, नैऋत्य कोण हुआ, पुनः ये पश्चिम दिशा हुई हमारी, पुनः ये वायव्य, और उसके बाद उत्तर दिशा है, और यह ईशान कोण हमारा हुआ। इनमें हमको ग्रहों का विन्यास करना है क्रम से। कौन से ग्रहों का, तो ऊपर श्लोक में बताया, रवि, सित, कुज, राहु, यम, इंदु, सौम्य और वाक्पतयः। ठीक है, तो हम एक एक क्रम से एक एक का विन्यास करते हुए चलते हैं। तो पूर्व दिशा में किसका विन्यास करना है, सूर्य का। क्या बोला, रवि। फिर उसके बाद बोला सित, सित यानी अभी बताया था शुक्र। फिर क्या बोला, कुज, तो कुज बोलते हैं मंगल को, साथ में आप लिख लीजिए कुज, कुज बोलते हैं मंगल को, और सित बोलते हैं शुक्र को। फिर उसके बाद नैऋत्य कोण में तो कहते हैं कुज के बाद है राहु, तो नैऋत्य में आएगा राहु। पुनः यम, यम बोलते हैं शनि को, पश्चिम दिशा में किसका स्थान है, शनि का, उसको कौन सी दिशा प्रदान की गई, पश्चिम दिशा, तो यम, साथ में यम भी लिख लीजिए। एक अलग पृष्ठ में ग्रहों के पर्याय आप क्रमशः लिखते जाइए, जिससे आपको कभी इस बात की समस्या ना हो कि पूछ लिया, मान लीजिए बोल दिया कि यम की उच्च राशि कौन सी है, अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यम तो हमने पढ़ा ही नहीं, हमने तो सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु इतना ही पढ़ा है, तो यम बोलते हैं शनि को। फिर बोला यम इंदु यानी चंद्रमा, तो वायव्य कोण में किसका स्थान बताया, चंद्रमा का। फिर कहते हैं सौम्य, सौम्य बोलते हैं बुध को, और सौम्य बोलते हैं बुध को, और वाक्पतयः, क्या बोला, वाक्पति ही, वाणी का स्वामी कौन है, तो गुरु, गुरु यानी बृहस्पति, इसी का दूसरा नाम वाक्पति भी है, और अभी हमने इसी का दूसरा नाम पढ़ा इज्य, है ना, उस दिन हमने इसका दूसरा नाम पढ़ा था जीव, तो ये सब किसके नाम है, बृहस्पति के ही अन्य अन्य नाम हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, प्राच्या दिशा रवि यानी सूर्य, फिर सित शुक्र, रवि सित कुज राहु यम इंदु सौम्य वाक्पतयः, एक क्रम से जो है इन ग्रहों की दिशाएं हो गई। चलिए आगे चलते हैं। अब बोला कि इन ग्रहों का पुरुष स्त्रीत्व का निर्धारण हम कैसे करेंगे, कौन सा ग्रह पुरुष संज्ञक है, कौन सा ग्रह स्त्री संज्ञक है, इनका निर्धारण भी ज्योतिष शास्त्र में किया गया है। और इससे भी प्रश्न जो है 2020 में या 21 में इससे प्रश्न बन चुका है, तो आप लोग देखिए 20, 21, 22 में कभी बना है, निश्चित रूप से बना है, जितना मैं याद कर पा रहा हूं। तो बोला क्लीबपति बुध सौरी चंद्रसितौ योषिताम नृणाम शेषाः ऋगथर्वसाम यजुषाम अधिपा गुरु सौम्य भौम सिताः। एक ही श्लोक में किस वेद का कौन सा ग्रह प्रतिनिधित्व करता है, और कौन कौन सा ग्रह पुरुष है, कौन सा स्त्री है, कौन सा नपुंसक संज्ञक है, इसी के आधार पे जो है व्यक्ति का भी निर्धारण कुंडली के आधार पे किया जाता है। तो बोला क्लीबपति बुध सौरी, क्लीब मतलब होता है नपुंसक, क्या होता है, नपुंसक। तो जो नपुंसक ग्रह किसको बोला, बुध, और सौरी सूर्य का पुत्र सौरी, सूर्य का पुत्र कौन हुआ, हाँ सूर्य सूर्य सूर्यस्य अपत्यः पुमान् इति सौरी,
तो सौरी से लिया क्या, शनि। तो ये जो दो ग्रह हो गए, इसको ब्रैकेट में आप लिख लीजिए कोष्टक में, क्या सौरी बोलते हैं किसको, शनि को बोलते हैं। तो क्लीबपति बुध सौरी, बुध और शनि क्या हो गए, क्लीब संज्ञक हो गए, यानी नपुंसक संज्ञक ग्रह हो गए। फिर स्त्री संज्ञक ग्रह कौन से हैं, योषिताम, योषिताम, योषित बोलते हैं स्त्री को, क्या बोलते हैं, योषिताम। चंद्र सितौ योषिताम, चंद्रमा, और सित मतलब अभी हमने बताया था, सित का सित किसके लिए आया है, हाँ, शुक्र। और बाकी जो है शेषा नृणाम, और जो पुरुष संज्ञक ग्रह हैं, अन्य सभी जो ग्रह हैं वो क्या हैं, पुरुष संज्ञक हैं। स्पष्ट हो गया, एक बार फिर से देखेंगे। क्लीबपति बुध सौरी, बुध सौरी से तात्पर्य है सौरी से शनि, और बुध तो स्पष्ट ही है, तो नपुंसक संज्ञक ग्रह हो गए बुध और शनि। फिर चंद्र सितौ योषिताम, योषिताम से तात्पर्य है स्त्री संज्ञक ग्रहों से, तो स्त्री संज्ञक ग्रह कौन कौन से हैं, चंद्र और शुक्र। फिर कहते हैं नृणाम शेषाः, अन्य जो ग्रह बच गए वो सभी क्या हैं, नृणाम यानी पुरुष संज्ञक ग्रह हैं। चलिए पुनः इसी में एक और बात कही साथ में, क्या बात कही, कहते हैं ऋग थर्व साम यजुषाम अधिपा, के अधिपाः, तो गुरु सौम्य भौम सिताः एते अधिपाः, कस्य अधिपाः, तो वेदानाम। तो कौन कौन से वेद हैं, चार वेद है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ऋगथर्व, यहां क्रम दिया ऋग्वेद से, फिर उसके बाद क्रम दिया अथर्व, फिर साम, और यजुष से लिया यजुर्वेद। क्या बोला, ऋग अथर्व साम यजु, इनके जो अधिपति हैं क्रमशः कौन कौन से हैं, तो ऋग्वेद के अधिपति हैं गुरु। फिर क्या बोला, अथर्ववेद का अधिपति कौन है, सौम्य, सौम्य से कौन किसको लेंगे हम, फिर सामवेद से गुरु सौम्य भौम, और सित यानी शुक्र। तो ये चार ग्रह चार वेदों के अधिपति हैं। क्या बोला, ऋग अथर्व साम यजुषाम अधिपाः, एतेषाम अधिपाः एते ग्रहाः, के ग्रहाः, तो बोला गुरु सौम्य भौम सिताः, क्रम से ऋग्वेद के गुरु, अथर्ववेद के बुध, सामवेद के मंगल, और यजुर्वेद के शुक्र। यह क्रम से ग्रहों के क्या होंगे, अधिप होंगे, यानी स्वामी होंगे। पुनः हमने राशियों का वर्ण पढ़ा था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र क्रम से, उसी प्रकार से ग्रहों का भी वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जो है प्रश्न शास्त्र में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। किस तरह के व्यक्ति ने आपका चोरी किया, ब्राह्मण वर्ण का है, क्षत्रिय वर्ण का है, इन सभी की चर्चा वहां पे की जाती है। किस प्रकार से के व्यक्ति से आपको नुकसान होगा, किस प्रकार किस वर्ण वाले व्यक्ति से आपको जो है लाभ होगा, ये सब कहाँ से हम किससे देखते हैं, ग्रहों के वर्ण के ज्ञान जब तक हमको नहीं होगा तब तक हम नहीं जान पाएंगे। तो कहते हैं जीव सुतौ विप्राणाम छत्राणाम रविकुजौ विषाम चंद्रः शूद्राधिपः शशिसुतः शनैश्चरः शंकर भवानाम। तो क्रम से यहाँ पे जो वर्ण दिए, कहते हैं विप्र यानी ब्राह्मण, है ना। तो ब्राह्मण क्या बोला, कौन कौन से ग्रह ब्राह्मण वर्ण संज्ञक हैं, तो कहते हैं जीव और सितौ। जीव मतलब बताया था ना आपको,
गुरु, और सित यानी शुक्र। तो गुरु और शुक्र जो है यह क्या हुए, विप्र संज्ञक हुए, ब्राह्मण वर्ण के ग्रह हुए। फिर कहते क्षत्राणाम, क्षत्रिय वर्ण के कौन कौन से ग्रह हैं, तो रवि कुजौ, रवि से सूर्य लेंगे और कुज से हम क्या लेंगे, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया मंगल, है ना, मंगल। फिर वैश्य संग ग्रह कौन सा है, तो वैश्य संज्ञक ग्रह बोला चंद्रमा को, विषाम चंद्र, है ना, क्या बोला, विषाम चंद्र। तो वैश्य संज्ञक ग्रह हुआ चंद्र। फिर कहते हैं शूद्राधिपः शशिसुतः, तो शूद्र संज्ञक ग्रह कौन सा है, शशिसुतः। तो शशि मतलब चंद्रमा, और उसका पुत्र किसको बोला, तो बोला बुध। शशिसुतः कौन है, तो बुध। बुध के साथ आप एक पर्याय शब्द उसके साथ लिख लीजिए, इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, शशि सुतः। और चंद्रमा के पुत्र संबंधित जितने भी पर्याय होंगे सब बुध के हो सकते हैं, इसमें कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर कहते हैं शनैश्चरः शंकर भवानाम, संकर वर्ण है ना, मिश्रित वर्ण वाला, हाँ, ब्राह्मण क्षत्रिय का मिश्रण है, क्षत्रिय वैश्य का मिश्रण है, तो शंकर वर्ण क्या है, शनि को बोला, और चांडाल जाति इत्यादि बोली राहु केतु की। है ना, स्पष्ट हो गया होगा, एक बार फिर से देख लीजिए। जीवसुतौ विप्राणाम, क्षत्राणाम रविकुजौ विषाम चंद्रः, शूद्राधिपः शशिसुतः, शनैश्चरः संकर भवानाम। तो विप्र संज्ञक जो ब्राह्मण संज्ञक ग्रह है गुरु है और शुक्र है। पुनः क्षत्रिय संज्ञक सूर्य हो गया मंगल, फिर वैश्य संज्ञक हो गया चंद्रमा, फिर सुना शूद्र संज्ञक हो गया बुध, और संकर वर्ण का हो गया शनि, और चांडाल जो अंत्यज इत्यादि हैं वो सब हो गए राहु केतु का संज्ञा दे दी। अब आगे चलते हैं। हाँ, अभी बोला ग्रहों का कारकत्व, तो ग्रहों का कारकत्व से तात्पर्य कौन सा ग्रह हमारे शरीर में किस चीज का कारक है, उसको देखते हैं। किस ग्रह से जो है हमारे शरीर में किस किस चीज का जो है वह अधिप करता है, मतलब उन चीजों को वह प्रभावित करता है, कौन कौन सा ग्रह, तो कहते कालात्मा दिनकरण मनस्तुहिनगा सत्तम कुजोग्यो वचो जीवो ज्ञान सुखो सितश्च मदनो दिक्खम दिनेशात्मजः। कहते हैं जो सूर्य है वो आत्मा कारक है। एक और श्लोक बोला आत्मा रवि शशिधरश्च बुधः कुमारः सेनापति क्षितिसुतः सचिवौ सितिज्यौ, है ना, तथा पीछे बोला था। तो आत्मा आदि विभाग इसी तरह कहा। आत्मा, आत्मा संज्ञक ग्रह कौन सा है, सूर्य है। फिर कहते हैं मन का कारक ग्रह कौन सा है, चंद्रमा। और बल का कारक कौन सा है, क्योंकि सेनापति है, मंगल क्या है, सेनापति है, तो बल का कारक कौन सा ग्रह हुआ, मंगल। और वाणी का कारक कौन हुआ, ज्ञो वचः, है ना, ज्ञो वचः। क्या बोलते हैं किसको, बुध को, नोट कर लीजिए। बुध को बोलते हैं। तो ज्ञो वचः। फिर कहते हैं जीवः, यानी जो गुरु है किसका कारक है, ज्ञान सुख, ज्ञान का भी कारक है और सुख का भी कारक है। हमारे लिए जो जन्म कुंडली इत्यादि में हमारे ये जो ग्रहों का प्रभाव है हमारे ऊपर किन किन अधिकार क्षेत्र में होता है वह हम देख रहे हैं। तो गुरु, ज्ञान और सुख। फिर कहते हैं सितश्च मदनः, मदन जो है मदन का कारक है, वीर्य का कारक है, सुख समृद्धि सुख इत्यादि का कारक, भोगों का कारक है कौन, शुक्र, है ना।
फिर कहते हैं दुखम दिनेशात्मजः, दुखम दिनेशात्मजः, जो दिनेशात्मज है यानी दिनेशस्य आत्मजः, तो दिनेशः कहा तो जो दिन का स्वामी है कौन है, तो सूर्य है, उसका आत्मज यानी उसका पुत्र कौन है, तो दिनेशात्मज बोला किसको, शनि को बोला, है ना। यानी शनि किसका कारक है, दुख का कारक, उसको स्वाभाविक रूप से उसकी जो प्रकृति बताई दुखात्मक प्रकृति बताई। अब देखिए लास्ट टाइम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है, तुहिनगुहु, तुहिनगुहु किसका नाम है ना, इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि नोट करते जाइए। तो तुहिनगुहु बोला चंद्रमा, है ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये पूछ चुका है, तुहिनगुहु यानी चंद्रमा जो है इसका कारक है, तो बोला मन का कारक है। स्पष्ट हो गया, चलिए अभी थोड़ा ग्रहों की दृष्टि के विषय में चर्चा कर लेते हैं, इससे प्रश्न बनते हैं। शनि की दृष्टि एक बार पूछ चुका है, ऐसे ही मंगल की दृष्टि एक बार प्रश्न पत्र में पूछ चुका है। तो हम देखते हैं किस ग्रह की कौन सी दृष्टि, कैसी दृष्टि होती है। तो क्या बोला, दशम तृतीये नव पंचमे चतुर्थाष्टमे कलत्रम च पश्यन्ति पाद वृद्ध्या फलानि चैवं प्रचक्षते। क्या बोला, दशम और क्या बोला, तृतीय, है ना। दशम और तृतीय, फिर बोला नवम और पंचम, फिर क्या बोला, चतुर्थ और अष्टम, फिर बोला सप्तम। ये सभी ग्रहों की दृष्टि एक साथ बता रहे हैं। पश्यन्ति पाद वृद्ध्या, पाद वृद्ध्या पश्यन्ति से तात्पर्य है एक चरण से प्रारंभ करेंगे, 4 चरण माने गए हैं। तो दशम और तृतीय को सभी ग्रह किस दृष्टि से देखते हैं, एक पाद दृष्टि से देखते हैं। फिर नवम पंचम को सभी ग्रह किस दृष्टि से देखते हैं, तो द्विपाद दृष्टि, पाद वृद्ध्या, क्या बोला, पश्यन्ति पाद वृद्ध्या, एक एक चरण बढ़ाते चले जाएंगे, तो द्विपाद दृष्टि से। पुनः क्या बोला, चतुर्थ और अष्टम, तो चतुर्थ और अष्टम को सभी ग्रह त्रिपाद दृष्टि से देखते हैं। और फिर बोला कलत्रम, कलत्र बोलते हैं सप्तम भाव को। अभी जब भावों की चर्चा आगे करेंगे, किस भाव को क्या नाम बोलते हैं, किस भाव के कितने नाम हो सकते हैं, इस सब की चर्चा आगे हम करेंगे। तो कलत्र बोलते हैं सप्तम भाव को। भाव क्या है, तो ये जो हम कुंडली बनाते हैं, इनमें जो है हमको बॉक्स दिखते हैं ना, ये इनको हम क्या बोलते हैं, भाव बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी ग्रह कहीं भी स्थित हो, वहां से इन स्थानों पे इस दृष्टि से देखेगा। सप्तम को सभी ग्रह कैसे देखेंगे, पूर्ण दृष्टि से। सभी ग्रह सप्तम को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। कैसे इसकी गणना करेंगे आगे भी इसको समझेंगे। फिर से देखिए, दशम तृतीय को एक पाद दृष्टि, फिर क्या बोला, नवम पंचम को द्विपाद दृष्टि, चतुर्थष्टम को त्रिपाद दृष्टि, और सप्तम को पूर्ण दृष्टि से सभी ग्रह देखेंगे। पुनः एक बात कहते हैं, देखिए सभी ग्रह सप्तम को तो देखते ही हैं पूर्ण दृष्टि से, उसके अलावा भी कुछ विशेष बात कही। क्या विशेष बात कही, कहते पूर्णम पश्यति रविजः तृतीय दशमे त्रिकोणमपि जीवः और चतुरस्रम भूमिसुतः सितार्क बुध हिमकराः करत्रम च। तो पूर्ण दृष्टि, विशेष दृष्टि लिख लीजिए, इस विशेष दृष्टि से विशेष प्रश्न बनते हैं। सामान्य दृष्टि तो सबको पता होती है, सप्तम को सभी देखते हैं, पर विशेष दृष्टि सभी को नहीं पता होती है, और इन्हीं से प्रश्न बनने की अधिकतम संभावना भी होती है। तो कहते पूर्णम पश्यति रविजः तृतीय दशमे, तो रविजः से तात्पर्य क्या लेंगे आप बताइए,
क्या लेंगे? शनि। रविजः यानी शनि। क्यों रविजः शनि? तो सूर्य का पुत्र। ऐसे ही बोला कि दिनेशाधिपः तस्य पुत्रः, ऐसे भी चर्चा पहले आई थी। तो रविजः बोलते हैं शनि को। शनि सप्तम दृष्टि को तो पूर्ण दृष्टि से देखता ही है, उसके साथ किसको देखता है? दशम तृतीय, दशम और तृतीय भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है। फिर बोला नव दशम तृतीय, फिर बोला नव पंचमे, सॉरी संविधान, पूर्णम पश्यति रविजः तृतीय दशमे। तृतीय दशम को जो है पूर्ण दृष्टि से देखता है। फिर जीवः त्रिकोणमपि, जीव किसको बोलते हैं? तो गुरु को बोलते हैं। गुरु जो है सप्तम को पूर्ण दृष्टि से देखता है, और त्रिकोण बोलते हैं पंचम को और नवम को। नोट कर लीजिए, त्रिकोण, पंचम और नवम को त्रिकोण बोला। त्रिकोणमपि जीवः, जो गुरु है, जीव है, गुरु का दूसरा नाम क्या दिया? जीव, है ना, वह पंचम और नवम को पूर्ण दृष्टि से देखता है। फिर कहते चतुरस्रम भूमि सुतः। भूमि सुतः हमने अभी बताया था, भूमि यानी पृथ्वी, सुत मतलब उसका पुत्र, तो भूमि सुत बोलते हैं मंगल को। क्षिति सुतः बोल दे, भूमि सुतः बोल दे, कुसुतः बोल दे, तो सब हम क्या जानेंगे? पृथ्वी का पुत्र जो है मंगल। तो मंगल को बोला चतुरस्रम, चतुरस्रम चतुर्थ और अष्टम, चतुरस्र इसको बोलते हैं। चतुर्थ और अष्टम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। फिर कहते हैं सितार्क बुध हिमकराह करत्रम च, बाकी सित अर्क बुध हिमकराह यानी चंद्रमा, ये सभी कलत्र यानी सप्तम भाव को ही पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। चलिए अब यहां पे आप समझ सकते होंगे, हमने क्या बोला था? दशम तृतीये नव पंचमे चतुर्थाष्टमे कलत्रम च पश्यन्ति पादवृद्ध्या फलानि चैवं प्रेक्षन्ति। तो दशम, तृतीय, नवम, पंचम, चतुर्थ, अष्टम और सप्तम, यही ना बोला? तो सूर्य देखिए और चंद्रमा, मान लीजिए यहां से बैठे तो कहां कहां देखेंगे? तो एक पाद से देखेंगे, दशम को देखेंगे और तृतीय को देखेंगे। फिर नवम पंचम को कैसे देखेंगे? द्विपाद दृष्टि से देखेंगे। तो पांचवा भाव यह है और नवा भाव यह है, तो द्विपाद दृष्टि से देख रहे हैं। फिर चतुर्थ अष्टम को कैसे देखेंगे? तो चतुर्थ अष्टम को त्रिपाद दृष्टि से देखेंगे। तो चतुर्थ भाव यह है और यह अष्टम भाव है, और सप्तम भाव जो है यह डायरेक्ट सामने वाला भाव, इसको चतुष्पाद दृष्टि से यानी अपनी चारों दृष्टि से, पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। ऐसे ही अन्य ग्रहों का भी आप देख सकते हैं, है ना? स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। शनि का भी वैसे, राहु में कुछ विशेष है, तो राहु की दृष्टि वहां श्लोक में नहीं बताई, इसलिए यहां पे थोड़ा विशेष देख लीजिए। हमने क्या पढ़ा था अभी तक? दशम तृतीय एक पाद दृष्टि, है ना, नवम पंचम क्या? द्विपाद दृष्टि, चतुर्थ अष्टम त्रिपाद दृष्टि, और सप्तम जो है पूर्ण दृष्टि। अब यहां देखिए थोड़ा आपको चेंज लगेगा। क्या चेंज लगेगा? राहु में बोला चतुर्थ और एकादश, क्या है? चतुर्थ और एकादश क्या है? एक पाद दृष्टि है, तो आप अलग से नोट कर लीजिए। चतुर्थ और एकादश क्या दृष्टि है? एक पाद दृष्टि। पुनः द्विपाद दृष्टि कहां कहां पे है? तो पंचम और नवम पे। द्विपाद दृष्टि क्या कहां पे? तो पंचम पे और नवम पे द्विपाद दृष्टि। फिर पुनः त्रिपाद दृष्टि कहां है? तो हमने वहां पढ़ा था चतुर्थ और अष्टम में, परंतु यहां षष्ठ और दशम क्या है? षष्ठ में और दशम में त्रिपाद दृष्टि।
और पूर्ण दृष्टि सभी की सेम है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सप्तम इसकी भी पूर्ण दृष्टि है, ठीक है। और राहु केतु का सेम रहेगा। राहु केतु का भी एकदम सेम रहेगा। अरे हाँ, देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट किसी को लेना हो तो ले सकते हैं। ऐसे केतु का भी आप देख सकते हैं, सेम वैसे ही है। आज कक्षा में इतना ही रखते हैं, कल थोड़ा ग्रहों का जो उच्च नीच इत्यादि चर्चा है उसको करके आगे भाव की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः। हाँ प्रसन्न।